चंदनपुर नाम के एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। रमेश जो कि एक किसान था और उसका छोटा भाई सुरेश बिजली विभाग में काम किया करता था। सुरेश की एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। राधा की माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। राधा बड़ी हो चुकी थी, इसलिए सुरेश चाहता था कि उसकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो जाए, इसलिए वह बहुत चिंतित रहा करता था। एक दिन उसका भाई रमेश उसके घर आता है। अरे आइए भैया। और कैसे हो भाई? हाँ सब ठीक है। राधा बेटी कैसी है? राधा पढ़ने गई है। अब भैया उसकी शादी की उम्र हो गई है। सोच रहा हूँ कि उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दूं। सुरेश, मैं सोच रहा था कि पास के गांव में मेरा एक मित्र है जिसका नाम रामपाल है। उसका बेटा न्याय विभाग में काम करता है। अपनी राधा के लिए सही रहेगा। यदि तुम चाहो तो एक बार चलकर देख लो। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझें। अगले ही दिन दोनों रामपाल के घर जाते हैं और सुरेश लड़के को देखता है। उसके परिवार से बातचीत करके राधा का विवाह तय कर देता है। घर जाकर जब वह यह बात राधा को बताता है तो राधा कहती है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे, और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। रमेश बहुत खुश रहने लगता है और शादी के निमंत्रण बांटने में लग जाता है। लेकिन अचानक एक दिन राधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है और अगले 2-4 दिनों में राधा की मृत्यु हो जाती है। राधा की मृत्यु हो जाने के बाद सुरेश उसके गम में डूब जाता है और बहुत दुखी रहने लगता है। तभी एक दिन वह मंदिर जाता है और ईश्वर से पूछता है कि ईश्वर, कृपा करके मुझे बताइए, मुझे आपने मेरे किन कर्मों की सजा दी है। और यह कहकर रोने लगता है, किंतु कोई जवाब न मिलने पर मायूस होकर लौटने लगता है। तभी वह देखता है कि मंदिर में पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं। अब वह उनके पास जाता है। बाबा सुरेश को रोते देख पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब वह उन्हें पूरी कहानी बताता है। बाबा जी पूरी कहानी सुनते हैं और फिर उसे कहते हैं, देख बेटा, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या हुआ है। तुम लोग जो कर्म करते हो उसे भूल जाते हो और फिर भी ईश्वर से पूछते हो हमें हमारे किन कर्मों की सजा दी जा रही है। सुन, 4 साल पहले की बात है। पड़ोस के एक गांव में एक राजेश नाम का किसान रहता था। एक दिन आंधी आने के कारण उसके खेत के पास के ट्यूबवेल की बिजली की सप्लाई लाइन टूट गई, जिसके कारण उसके खेत में समय से पानी नहीं लग पा रहा था। इसी कारण वह एक दिन तुम्हारे पास बिजली ठीक कराने की दरखास्त लेकर आया था। क्या तुम्हें याद है? नहीं होगा। अरे साहब, हमारे यहाँ की ट्यूबवेल की सप्लाई कट गई है, कृपया करके उसे ठीक करा दीजिए। अरे ठीक तो करा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास अभी कोई आदमी खाली नहीं है। सब कहीं ना कहीं बिजली ठीक करने गए हैं। जैसे ही कोई आदमी फ्री होगा मैं ठीक कराने भेज दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें अभी ठीक कराना है तो 500 रुपए देने होंगे, क्योंकि मैं किसी प्राइवेट आदमी को तुम्हारे साथ भेजूंगा और प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा। और अगर पैसे नहीं है तो 4-5 दिन इंतजार कर लो, क्योंकि अभी काम बहुत है और आदमी कम। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और अगर पानी समय पर ना लगाया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? किसान वापस लौट आता है और सोचता है। फिर किसान पास के ही एक साहूकार के पास जाता है और उनसे 500 रुपए उधार मांगते हुए कहता है, साहूकार जी, जब फसल हो जाएगी तो उसे बेचकर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। साहूकार उसकी बात को मानकर उसे 500 रुपए दे देता है और फिर साहूकार से पैसे लेकर वो तुम्हें दे देता है।
लेकिन कुछ दिन बाद वे वक्त बारिश होने के कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान साहूकार का कर्जा चुका नहीं पाता। इसीलिए साहूकार अपने आदमी किसान के घर कर्जा वसूलने भेजता है। किसान कहता है, साहिब, इस बार सारी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए आपके पैसे नहीं दे पाया। अगली फसल होगी तो उसे बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा और समय दे दो। पर वो किसान की एक भी बात नहीं सुनते हैं। साहूकार के लोग उसे मारते हैं, जिसके कारण किसान बुरी तरह जख्मी हो जाता है और इसी कारण वह कुछ काम नहीं कर पा रहा था और कुछ काम नहीं कर पाने के कारण उसके घर में भूख मरी जैसे हालात हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बेटा बहुत कमजोर और बीमार हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसका बेटा मर जाता है। तब उस किसान ने जो दुख महसूस किया वही दुख ईश्वर ने तुम्हें दिया है। तुम समझ ही गए होंगे कि तुमने क्या किया है। उस दिन 500 रुपए के लिए तुमने उसको झूठ बोला, इसके चक्कर में उसे इतना कुछ सहना पड़ा। उसका बेटा मर गया। 500 रुपए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए बहुत कुछ थे। बाबा की ये बात सुनकर सुरेश चुपचाप उठकर वापस अपने घर आ जाता है। तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।